चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। सवाल में दिया है स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स दिस एंड दिस वेयर x and y are in meters and t is in second. What is the amplitude of the particle at x is equal to 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर पर आपको बताना है कि जो पार्टिकल होने वाला है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि ये जो वेव है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है। दोनों के एम्पलीट्यूड जो हैं आपस में बराबर हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में बराबर है, लैम्डा भी आपस में बराबर है। मतलब आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में जब मूव करती हैं तो जब वो इंटरफेयर करती हैं तो स्टैंडिंग वेव बनाती हैं, स्टेशनरी वेव बनाती हैं। अब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है 2a sin kx cos ओमेगा t या फिर हो सकता है 2a cos kx sin ओमेगा t। ये हमें चेक करना है। तो पहले आप देखिए कि t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, y1 की वैल्यू क्या आती है इन पर। ये 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा और y2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0 के बराबर आ जाएगी। y2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर नोड बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर नोड बन रहा है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडिंग वेव मिलने वाली है इस तरीके से। तो ऐसी स्टैंडिंग वेव जहां पर स्टार्टिंग में नोड बनता है, आखिरी में नोड बनता है, यानी कि फिक्स्ड एंड्स के बीच में बंधी हुई रस्सी पर हम स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 2a sin ऑफ kx cos ऑफ ओमेगा t। और इस स्टैंडिंग वेव में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x। बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब देखिए बेटा यहां पर k की जो वैल्यू है क्या है, k की वैल्यू है 2 के बराबर और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 0.05। तो यहां से मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 साइन ऑफ k विच इज 2, x की वैल्यू कितनी है 0.5। तो 0.1 साइन ऑफ यहां पे मिलेगा आपको 1 रेडियन। देखिए ये रेडियन में है तो ये भी एक्सप्रेशन आपको रेडियन में मिलेगा, यानी कि kx जो है आपको रेडियन में वैल्यू देगा 1 रेडियन। अब 1 रेडियन कितना होता है ये तो पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि पाई जो रेडियन होता है उसमें होते हैं 180 डिग्री। तो यदि हम 1 रेडियन की यदि बात करें तो 180 डिवाइडेड बाय पाई यानी कि 3.14 के बराबर हमें डिग्री में वैल्यू मिलने वाली है और जो होती है 57.3 के बराबर। ये वैल्यू आती है 57.3 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ 1 रेडियन को लिखा जा सकता है साइन ऑफ 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। और यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.1 इंटू 0.54। तो बस सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपको मिल जाता है कि जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है मीटर में वो मिल जाएगा 0.054, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.054 मीटर या 5.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। चेक कर लीजिए 5.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स के जो बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के बारे में आपको जानकारी देनी है। अनलॉक 20 यानी कि अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप 31 जनवरी को परचेज करते हो तो आपको पूरे 20% ऑफ मिलेंगे। तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दिन के लिए ऑफर वैलिड है। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि आस्क अ डाउट फीचर जो है अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पर आ चुका है, जिसमें आप 3 डाउट्स पूछ सकते हैं, एक बार में 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ डाउट्स का कोई लिमिट नहीं है, बट आप एक बार में 3 तक डाउट्स पूछ सकते हैं और उन डाउट्स का जो सोल्यूशन है आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी आपको मिलने वाला है। तो आप प्रेफर्ड लैंग्वेज वहां पे सिलेक्ट कीजिए, आपको उसी लैंग्वेज में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस फीचर को अवेल करने के लिए, इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी की वेबसाइट और लर्नर एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी का, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है और उस वेबसाइट और ऐप पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डाउट सबमिट करना है और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिल जाने वाला है। तो फटाफट से जाइए और आपके एग्जाम से पहले
उन सारे डाउट्स का जो है सफाया कर लीजिए। इसके बाद दूसरा कि अनअकैडमी प्रोडिजी जो है होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को होने वाला है और 10 AM ऑनवर्ड्स इसकी टाइमिंग होने वाली है। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th के जो जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इसे दे सकते हैं और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स यहाँ पर होने वाला है। आप कंपीट कर रहे होंगे एक ऑल इंडिया लेवल पर, तो इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके आपको जहां भी कोड पूछा जाए तो एनकेसी सर लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप फ्री में बिना कोई चार्ज दिए आप इस प्रोडिजी में एनरोल हो सकें, इस एग्जाम के लिए एनरोल हो सकें। और इसमें रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो रैंक 1 है उसके लिए मैकबुक एयर और रैंक 2 और 3 के लिए आईफोन, आईपैड, इकोडॉट एंड अमेजॉन के ढेर सारे वाउचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। और टॉप 10 बच्चों के लिए 100% तक स्कॉलरशिप और अप टू 500 रैंक तक के लिए भी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद प्रोडिजी की बात करते हैं कि 2 बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी है दोनों बैचेस के लिए और दोनों ही बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे और बैकलॉग का कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लास 11th का रिवीजन और क्लास 12th की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर, भी क्या मतलब यही इसके लिए ही बैच है। तो 11th का रिवीजन और 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी और इस बैच का नाम है आरंभ 2.0 मेन और एडवांस 2023 के लिए और इसका नाम है अर्ली एंथ्यूज और ये जेई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मेगा कॉम्बैट यहाँ पे होने जा रहा है, जेई मेन स्पेशल है। इसमें 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं 60 मिनट्स में और इसमें ढेर सारी स्कॉलरशिप है। जैसे प्रोडिजी में था ऐसे यहाँ पे भी ढेर सारी स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप है। अप टू 500 रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है और रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, मैकबुक एयर, आईफोन, फिटबिट, हेडफोन, स्पीकर एंड वाउचर्स, ढेर सारे यहाँ पे इनाम होने वाले हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पर। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। फॉर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस y1, y2, y3, y4 दिए हैं आर सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड एंड फेज आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बताने हैं कितने होंगे और रिजल्टिंग फेज बताना है। 4 तरह के SHMs हैं, 4 SHMs को ऐड करना है तो हम फेजर वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास है पहला SHM जिसका एम्पलीट्यूड है 8। तो मैं एक ऐसा फेजर बनाऊंगा जिसका लेंथ 8 के बराबर है और इसका फेज देखिए कितना है ओमेगा टी। तो मैं ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा टी को मैं रेफरेंस पे ही ले रहा हूं, है ना। आप चाहें तो क्या कर सकते थे, कि आप एक रेफरेंस लाइन तो बनाते, इस रेफरेंस लाइन से आप फेज नापते हर एक का। तो पहले वाला SHM मुझे मिलता है इस तरीके से कि 8 इसका मैग्नीट्यूड है, एरो का लेंथ है और ये वाला एंगल है ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा SHM का एम्पलीट्यूड है 4 और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मतलब है कि इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका लेंथ कितना है बेटा, 4 के बराबर है। ये एंगल है 90। तीसरा देखिए 2 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, यानी कि यहां से ओमेगा टी प्लस पाई एंगल बना रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है, 2 के बराबर है। और इसके देखिए 1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, यानी यहां से ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है, इसका मैग्नीट्यूड है 1 के बराबर। ये 1 और 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 2 और 8 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं इनका रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास, ये एक रेफरेंस लाइन है, ये आ जाएगा आपके पास 6 और ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 36 9 45 अंडर रूट ऑफ 45। एंगल की यदि बात करें तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ये आता है आपके पास 10 इनवर्स 3/6 यानी कि 1/2 के बराबर। तो जो हमें फेज मिलने वाला है, हमें जो है फाइनल जो इक्वेशन मिलने वाली है y रिजल्टेंट, उसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 45 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस में 10 इनवर्स 1/2, ये आपको मिल जाती है रिजल्टेंट
मोशन की इक्वेशन, रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन मिल जाती है ये, बिकॉज ये वाला जो एंगल है बेटा ये तो ओमेगा टी है और ये आपके पास थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया रेफरेंस से ओमेगा टी प्लस थीटा इसका, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √45 के बराबर। तो आंसर में सारे मिल चुके हैं। 40 √45 इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 45 डिग्री। और इनिशियल फेज की यदि बात करें, इनिशियल फेज की यदि बात करें तो इनिशियल फेज है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 इज इनिशियल फेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ जाता है। बात आई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको दिया है अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो वेव है ये मूव कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में विद स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.5 मीटर। जो वेवलेंथ है वो 0.5 मीटर के बराबर दिया हुआ है एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाती है बेटा। वाई एक्स ग्राफ में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा कहलाता है ना, और स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एट अ पर्टिकुलर टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। ये वेव का फोटो है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट पी का हमें बताना है क्या होगा वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए बेटा एक बात मैं यहां पे अच्छे से जानता हूं कि ये वाला जो पार्टिकल है और जितने भी पार्टिकल्स यहां पर हैं ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल है ये SHM करता है इस तरीके से, ये पार्टिकल भी SHM करता है एम्पलीट्यूड A से, ये वाला पार्टिकल भी SHM करता है। सारे जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सबका SHM जो है हो रहा है मीडियम पार्टिकल्स का। तो जो फॉर्मूले हम SHM के लिए लगाते थे वो फॉर्मूले हम किसी भी एक पॉइंट के लिए, किसी भी एक पार्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4p, स्पीड निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे y आएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आएगा। तो स्पीड ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालें, ओमेगा के बारे में देखिए कि स्पीड ऑफ वेव क्या होता है हमारे पास लैम्डा अपॉन टी, टी को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय ओमेगा। तो स्पीड ऑफ वेव मुझे पता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0.5 है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां आ जाएगा आपके पास ओमेगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया और आपको मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 5, ये ओमेगा की वैल्यू को यहां रखिए 2 पाई बाय 5 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट 0.05 का स्क्वायर, यहां से आपको मिल जाता है स्पीड ऑफ पार्टिकल p। पार्टिकल जो p है उसका स्पीड हमें मिल जाता है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन की, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखना वैसे तो बहुत आसान है, आपके पास एक ग्राफिकल तरीका भी है और आपके पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है एक बार देखिए, फॉर्मूला क्या है बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालने का। इन वेव ये आपके पास वेव का वेव फ्रंट का फोटो है, क्या कह सकते हैं कि वेव फ्रंट आपको दिया हुआ है। ये क्या है बेटा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट गलत बोल दिया, वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म का मतलब है कि वेव का ये इमेज है, वेव का स्क्रीनशॉट है, वेव का स्क्रीनशॉट है, वेव का फोटो है, वेव का स्नैपशॉट है। तो कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो स्लोप है विच इज कॉल्ड डेल वाई बाय डेल एक्स, ये क्या है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एट एनी पॉइंट
जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट P है, एट पॉइंट P लिख दीजिए यहाँ पे, एट पॉइंट P का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो पॉइंट P पर जो स्लोप है, वेव की वेलोसिटी v वेव मान लीजिए vw के बराबर है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्वियसली ये y डायरेक्शन में SHM करेगा, तो इसकी वेलोसिटी या तो प्लस y में हो सकती है या माइनस y में हो सकती है। तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल y बाय डेल x इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव जो है बेटा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर यदि स्लोप देखा जाए, यहां पर देखें स्लोप, देखें स्लोप जो है नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है, और ये माइनस है, यहां पर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना आ गया प्लस, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलने वाली है, और पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, इतनी है, स्पीड कितनी है, इतनी है। तो आप ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए कि इसका स्पीड जो है √3π/50 आता है कैलकुलेट होके, और चारों ऑप्शंस में भी सेम दिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन प्लस में J-कैप में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका और है पार्टिकल का स्पीड का डायरेक्शन देखने का, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने का एक और तरीका है ग्राफिकल। क्या है तरीका, वो देखिए, ये आपके पास वेव फॉर्म है, ये आपके पास वेव फॉर्म है लाइक दिस, इस तरीके से वेव फॉर्म है, और वेव के बारे में दिया हुआ है कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेटा मैं यदि इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, इस वेव का मैं फोटो बनाऊंगा थोड़े से टाइम के बाद, तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टरबेंस है बेटा, ये डिस्टरबेंस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ये डिस्टरबेंस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ये डिस्टरबेंस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा लाइक दिस। आता है समझ में? व्हाइट वाला जो है वो t = t पे था, और ये जो येलो वाला है ये t = t + dt पर है। आता है समझ में? तो ये जो येलो कलर से है वो t = t + dt टाइम पर लिया हुआ है, फोटो है, स्क्रीनशॉट है, और जो व्हाइट वाला है बेटा वो व्हाइट वाला t = t पर लिया है, स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, जो भी आप कहना चाहें। तो देखिए बेटा, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये अब यहां पहुंच चुका है, तो उसके लिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रही होगी, नीचे की तरफ रही होगी। ये वाला पार्टिकल अब यहां पहुंच चुका है, तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ रही होगी, नीचे की तरफ रही होगी। ऐसे ही आप ऊपर से नीचे यहां मिला सकते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है पहले यहां और अब यहां पहुंच चुका है, तो इन सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ रही होगी, ऊपर की तरफ रही होगी। और ये पार्टिकल पहले यहां अब यहां पहुंच चुका है, तो इनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ रही होगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप थोड़े से समय के बाद आप दूसरा स्नैपशॉट बनाइए और ऐसे प्रोजेक्शन से देख सकते हैं कि ये यहां से यहां आया होगा, ये यहां से यहां, 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 यहां से यहां। अब मान लीजिए कोई कहे कि वेव इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करते कि जो ये वेव है थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इधर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा बाद में कहाँ पहुंच जाएगी, और उसके बाद किसी भी पार्टिकल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये पहले यहाँ था, बाद में यहाँ है, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी। और एक बात का ध्यान और रखना है कि वेव का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं। ये जो है बेसिक्स है, वेव का बेसिक है। ये ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी यही होती है कि वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। अब चलते हैं आगे। Two waves of wavelength 1 meter and 1.01 meter produces 10 beats in 3 seconds। तो यहाँ पे यदि मैं बीट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीट्स इन टोटल टाइम। तो 10 बीट्स डिवाइडेड बाई 3 आपको मिल जाएगा 10/3 बीट्स पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस f1 - f2 का मॉड। f होता है v/λ, बिकॉज एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं तो स्पीड वेव्स का सेम रहने वाला है, तो v/λ1 - v/λ2 कर सकते हैं इसे।
और यहाँ पे लिखेंगे v को कॉमन लेने पर 1/λ1 माइनस 1/λ2, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, v 1/λ1 माइनस 1/λ2, और ये वैल्यू कितनी है 10/3 के बराबर है बीट फ्रीक्वेंसी। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.01, और ये आपके पास v है, ये आपके पास है 10/3। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 101.1010 डिवाइडेड बाई 3, ये v की वैल्यू मिल जाती है 3 9 3 3 9 2 6 336.6 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड मिल जाता है वेव का, स्पीड ऑफ वेव इज 336.6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखिए कैसा पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्लोज्ड पाइप ये रहा, फंडामेंटल मोड में इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा होगा, और λ/4 जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से लैम्डा को लिख सकता हूं मैं 80 सेंटीमीटर, और यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी जा सकती है v/λ 80 is equal to second overtone of open organ pipe open at both ends। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है v/80 ये बराबर है सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी के एक दूसरे ओपन पाइप के। तो एक दूसरा हमारे पास ओपन पाइप है जिसका लेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि इसमें सेकंड ओवरटोन जब बनता है, अब देखिए इसमें फंडामेंटल बनेगा इस तरीके से, और सेकंड ओवरटोन जो है वो ऐसे आपको मिलने वाला है, ये सेकंड ओवरटोन है बेटा। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल वाइब्रेशन से 1 और 2 ज्यादा। तो भाई यहां देखिए कि ये λ/2 λ/4 यानी कि λ/2 तो यानी कि 3λ/2 आपको यहां पे मिल जाता है l के बराबर, और यहां से आपको मिलेगा λ = 2l/3, और यहां से फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है सेकंड ओवरटोन की v/2l/3। तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है फ्रीक्वेंसी की। इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी के बराबर आप कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3v डिवाइडेड बाय 2l = v/80। तो भाई यहाँ v से v चला गया, 2 से चला गया 40 बार, और l की वैल्यू आपको मिल जाती है 120 सेंटीमीटर के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्थ और मून के बीच में जो मैक्सिमम स्पेस है वो वैक्यूम है, वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, तो साउंड वाइब्रेट नहीं कर पाएगा पार्टिकल्स को। वैक्यूम का मतलब है कि पार्टिकल्स वहां पर नहीं है, तो जब साउंड मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो साउंड प्रोपगेट भी नहीं हो सकता है। तो यदि वहां पर एक कोई बॉम्ब भी फटेगा तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। तो आंसर इसका ये है कि सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड वेव जो है रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप की वेव होती है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको इस तरीके से वाइब्रेट करती है। तो ये सारे पार्टिकल जो है वाइब्रेशन को अपने ट्रांसफर करते 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 प्रोपोगेट करते हैं वेव को, डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन जब मीडियम ही नहीं है तो साउंड प्रोपोगेट भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। An object of specific gravity rho is hung from a thin steel wire। thin steel wire है और ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी रो के बराबर है। द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इन द वायर इज 300 हर्ट्ज। द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। तो देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ फिक्स्ड है वायर और दूसरी तरफ किसी ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है ना। अच्छा ऐसा नहीं दिया है, अच्छा ठीक है, मान लीजिए वायर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, एक एंड खुला भी है, एक एंड ओपन है और दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो v/l के प्रोपोर्शनल होती है। हम जानते हैं आगे कोई ना कोई नंबर होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 3/2 होता है।
3/4 होता है, जो भी है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ से भी कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की है, बस हमने क्या है, हमने टेंशन को चेंज किया है, हमने स्पीड ऑफ वेव को चेंज किया है, बिकॉज हम उस ऑब्जेक्ट को डुबो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वायर में टेंशन चेंज हो रही है। तो V/L लिख सकता हूं, यह आपको मिलेगा √T/μL², ठीक है। तो भाई ये सब कांस्टेंट है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कहा जा सकता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू √टेंशन। और टेंशन के बारे में कह सकता हूं कि टेंशन mg के बराबर है, तो ये मास mg रखते हैं, mg ही रखते हैं। तो भाई पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेट्स से f1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय पहले टेंशन जो है बेटा वो mg के बराबर है। बाद में टेंशन f2 हो जाती है, बाद में फ्रीक्वेंसी f2 हो जाती है, और बाद में टेंशन कितना हो जाएगा ये देखिएगा, मास ऑफ mg माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज 1 इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम अब v/2 सबमर्ज्ड है, आधा सबमर्ज किया है, कहा गया है कि हमने आधा सबमर्ज किया है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, इनटू g। ये अब हमें नया वेट मिल चुका है, ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, इस मास को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम। तो मास को मैंने लिखूंगा डेंसिटी विच इज कितना दिया है, रो दिया है, रो इंटू वी, यहां पे आ जाएगा आपके पास रो इंटू वी। और ये फ्रीक्वेंसी पहले कितना दिया है, 300 दिया है, तो ये बेटा कितना है, 300 के बराबर है। सो f2 इज नथिंग बट 300 इंटू √of रो Vg माइनस ऑफ Vg/3 डिवाइडेड बाय रो Vg। तो भाई Vg से Vg चला गया, और आपको यहां पे मिलता है 300 अंडर रूट में 3 रो माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 3 रो। ये आपको मिल जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब उसको पानी में आधा डुबो दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 3 रो माइनस 1 बाय 3 रो, 3 रो माइनस 1 बाय 3 रो, और यहाँ पे आपको मिलता है 300। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज जो है वो V/2 होना चाहिए था, V/3 नहीं, तो इसको सबको V/2 कर देंगे, तो आपको यहाँ पे सब जगह 2 मिल जाएगा। समझ गए ना, आधा वॉल्यूम यदि हमने सबमर्ज किया है तो V/3 नहीं V/2 आएगा, गलती से लिख दिया था। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 रो माइनस 1 अपॉन 2 रो इंटू 300। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, 2 रो माइनस 1 अपॉन 2 रो, 2 रो माइनस 1 अपॉन 2 रो, आगे 300, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग is given by y is equals to 2 sin 2 pi 3t minus x plus में pi by 4, where x, y are in centimeter and t in second. Find the acceleration of the particle located at x is equal to 4 centimeter at t is equals to 1 second. तो हमसे पूछ रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल लोकेटेड है उसका एक्सेलरेशन बताइए कब, t is equals to 1 सेकेंड पर। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ, यहां पे आपको मिलेगा 2 पाई को अंडर मल्टीप्लाई कीजिए 6 पाई t, और यहां पे मिलेगा माइनस ऑफ 2 पाई x प्लस में पाई बाय 4। ये आपके पास इक्वेशन है। अब हमें पार्टिकल का पोजीशन मालूम है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हैं डेल y बाय डेल t हमें निकालना है बाय कीपिंग x कांस्टेंट, बिकॉज x कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए x को कांस्टेंट मानते हुए, इसको कांस्टेंट मानते हुए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 6 पाई इंटू कॉस ऑफ, ये पूरा आपके पास जो एक्सप्रेशन है। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाय dt2, तो ये आपको देने वाला है पार्टिकल का एक्सेलरेशन। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 6 पाई का स्क्वायर, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 6 पाई t माइनस 2 पाई x प्लस में पाई बाय 4। ये आपको एक्सेलरेशन का डेटा मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रखेंगे आप 1 और x की वैल्यू रखेंगे 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर यहाँ पे x की वैल्यू रखी जाएगी। और बाकी यूनिट्स के बारे में क्या है, x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए -2 इंटू 36 पाई स्क्वायर साइन ऑफ 6 पाई माइनस ये आपको कितना मिलेगा 2 पाई x 8 पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये कितना आ गया आपके पास बेटा, ये आ गया -2 पाई और यहाँ पे आ गया प्लस पाई बाई 4। माइनस को बाहर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 36 पाई स्क्वायर साइन ऑफ, माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आपको यहाँ से मिल जाता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ देखिए आप ASTC में ASTC तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ये आपको मिलेगा, यानी cos पाई बाई 4 1/√2 मिलेगा। यदि मैग्नीट्यूड की यदि बात करें तो आपको मिलेगा 2 इंटू 36 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1/√2। ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक बार चेक कर लीजिए, ये √2 से चला गया √2 तो 36√2 पाई स्क्वायर, 36√2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको आंसर मिलेगा। अब दो ऑप्शंस हैं प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस में दो ऑप्शन है, तो इसका मतलब साइन के साथ निकालना ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इस वाले क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब ये आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ 1/√2, तो यहाँ पे माइनस एक और आ जाएगा तो -36√2 पाई स्क्वायर आंसर में मिल जाएगा, -36√2 पाई स्क्वायर में आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A 5.5 meter long string has a mass of this much, tension in the string is this much, speed of wave बताना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, √t by mu करना है बस, √t by mu। तो t है हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय म्यू, मास अपॉन लेंथ 0.035 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 5.5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है कि एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड। इस तरह का एक ऑर्गन पाइप है। द वेवलेंथ ऑफ द 3 लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस पाइप। तो 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। तो सबसे पहले लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो इसका मतलब लैम्डा बाय 4 हमें L के बराबर मिल जाता है, तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 4L के बराबर। उसके बाद इसका अगला जो ओवरटोन होने वाला है, फर्स्ट ओवरटोन, वो आपको मिलेगा कुछ ऐसे, लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L। यहां से आपको मिलेगा लैम्डा आपको मिलेगा 4L बाई 3 एंड उसके बाद जो अगला ओवरटोन होगा वो मिलेगा आपको 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L। तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4L बाय 5। तो ये 3 आपको सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, 4L बाई 3 और 4L बाय 5। ये आपको वेवलेंथ मिलने वाली है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आपको मिल जाती है। ठीक है, समझ में आया।